Hey everyone, Namaste. So today we'll be starting with a new chapter, that is leverage analysis. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. Let us get started. अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि हमने पहले 10th क्लास तक जो भी फिज़िक्स पढ़ी है, या आप लोगों को सामने जो ड्राइंग दिख रही है एक छोटी सी, कि देख के शायद कुछ याद आ रहा होगा। हम फिज़िक्स में क्या पढ़ते थे लेवरेज से रिलेटेड, कि आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा अमाउंट कैसे लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, कि आपने वो फुलक्रम पे कहाँ पे फोर्स लगाया है, तो आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट, मतलब लेस एफर्ट दे के आप ज़्यादा वेट कैसे पुल कर सकते हो, ये हम फिज़िक्स में पढ़ते थे। यहाँ पे भी मतलब वही निकलता है, उसके इम्प्लीकेशन चेंज हो जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते थे, यूज़ लेस एफर्ट टू लिफ्ट मोर वेट। ठीक है, कि कम एफर्ट लेके ज़्यादा वेट कैसे लिफ्ट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का मतलब क्या होता है, इट मीन्स यूजिंग बोरोड मनी और फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। अब मैं इसको थोड़ा डिसेक्ट करूँ अगर, तो बोरोड मनी क्या होता है। बोरोड मनी मतलब कि अगर आपने डेट लिया हुआ है, डिबेंचर होल्डर्स से पैसे लिए हुए हैं, मतलब डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, या आपने बैंक से उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है, बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं, इन सबको हम डेट बोलते हैं। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि डेट पे हमें क्या देना होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, क्या देना होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। अब देखो, तो जो इंटरेस्ट हम देते हैं ना किसी भी डेट पे, किसी भी उधार पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे या बैंक के लोन पे, वो क्या है, वो मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर आप बोल रहे हो कि आपके 10% डिवेंचर्स हैं, या फिर आपका बैंक लोन पे आपको 15% का इंटरेस्ट देना है या 8% का इंटरेस्ट देना है, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये फिक्स्ड होता है। तो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, इन जनरल भी बात कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो लेवरेज क्या बोलता है, लेवरेज मीन्स यूजिंग बोरोड मनी, कि बोरोड मनी को यूज़ करना या फिर फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करना, किस लिए, टू इंक्रीज़ योर प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने के लिए। अभी ऊपर मैंने क्या बोला था कि यूज़ लेस एफर्ट टू लिफ्ट मोर वेट, जैसा कि हम फिज़िक्स में पढ़ते थे। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमें अपने फिक्स्ड कॉस्ट को या अपनी बोरोड मनी को कैसे यूज़ करें कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवरेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि हमने बोरोड मनी की बात की है, जब बोरोड मनी होता है तो हम उसको लेवरेज मानते हैं। तो हम ना, जो कंपनीज, हमने लास्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है ना तो मैंने लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा वो लिंक दिया हुआ है, आप पहले देख लेना प्रीवियस वीडियोज़। हाँ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था क्या, कि या तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होगा या तो इक्विटी होगा। अब अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होता है, मतलब आपने उधार लिया है, तो हम आपकी फर्म को क्या बोलते हैं, लीवर्ड फर्म। लीवर्ड क्यों, क्योंकि आपने लेवरेज लिया हुआ है। ठीक है, और अगर सिर्फ इक्विटी फर्म है, 100% इक्विटी फर्म है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनलिवर्ड फर्म। तो लेवरेज मतलब क्या, अगर हमने कोई बोरोड मनी लिया है या फिक्स्ड कॉस्ट से हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लेवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस या इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए अपनी इक्विटी के अलावा लोन या फिक्स्ड कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है, तो उसे लेवरेज कहते हैं। यही ऊपर वाली बात मैंने थोड़ा ऐसे हिंदी में लिख दी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। कोई भी कंपनी ना अपने इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए या अपने नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए, अगर वो इक्विटी ना यूज़ करके अपनी इक्विटी के अलावा लोन या फिक्स्ड कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लेवरेज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेवरेज पे, अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज होते हैं। दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर होता है फाइनेंशियल लेवरेज, और लास्ट में होता है कंबाइंड लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इन सब की बात करने से पहले हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। मैं ना आपको पूरा एक स्टेटमेंट बना के दिखाती हूँ। ये स्टेटमेंट आप एक बार सीख जाओगे, फिर आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी काम आएगा, इधर उधर में बहुत जगह काम आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो, बहुत सिंपली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट बी विथ मी। हमारा सपोज़ 100 रुपीज़ की कॉस्ट आई कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, और हमने इसको सेल कर दिया 120 पे।
ये क्या है, ये है मेरी टोटल कॉस्ट। 100 रुपये की कॉस्ट लगी और मैंने सेल कर दिया 120 रुपये में। तो बीच में जो 20 रुपये हैं ये क्या है, आप लोग को भी पता है ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं होगी किसी को, सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो टोटल कॉस्ट मेरी 2 टाइप की होती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट मेरी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट जो कि आपके यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ इंक्रीज नहीं होती है, स्टैटिक रहती है, फिक्स्ड रहती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपकी ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे आप कोई भी किसी भी चीज़ का एक्स चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, इस फैक्ट्री का रेंट है 10,000। ठीक है, अब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तब भी 10,000 का रेंट देना रहेगा। अगर आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तब भी आपको 10,000 रुपये का ही रेंट देना पड़ेगा। अगर आप 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तब भी आपको 10,000 रुपये का ही रेंट देना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, विद द इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ आउटपुट योर फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट इंक्रीज और डज नॉट डिक्रीज। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, स्टैटिक रहती है। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे आपके आउटपुट में इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, वो सब हमें नहीं जानना, इकोनॉमिक्स की बात है। अभी हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल है या लेबर्स को जो वेजेस देते हैं। अब आप ऐसे सोचो, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, उतने ज़्यादा लेबर्स होंगे तो उतने ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे। तो विद द इंक्रीज इन योर आउटपुट आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपके आउटपुट के साथ साथ चेंज होती रहे। ठीक है, जो आपके आउटपुट के साथ चेंज होती रहे। तो अब मैंने क्या बोला, टोटल कॉस्ट 2 टाइप्स की होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, अब देखो मैं इस स्टेटमेंट को जो मैंने ऊपर लिखा है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। सिंपल, बस ऊपर वाला ही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, बस मैंने टोटल कॉस्ट को और बाइफर्केट कर दिया है। नाउ जस्ट होल्ड दिस थॉट। अब हमें ना इसी पे पूरा काम करना है अपना, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैंने लिखा सेल, ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सेल में 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है प्रॉफिट। मैं अगर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा देती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट हटा दिया, अब क्या बचा मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन। ये हो सकता है आपने टर्म सुना हो, अगर नहीं भी सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला के हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल्स में 3 कंपोनेंट थे, एक था आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक था आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक था आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट को हटा दिया तो मुझे क्या मिला, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं इसको मिला के क्या बोलती हूँ, कंट्रीब्यूशन। अब मैं इसमें से माइनस कर दूँगी क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस किया था, अब फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दिया। ठीक, अब मेरे पास क्या बचा, ये भी माइनस कर दिया, तो सिर्फ प्रॉफिट बचा ना। तो इसी प्रॉफिट को हम या तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, या तो हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और या तो हम इसको बोलते हैं EBIT। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपकी कौन सी अर्निंग है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इस अर्निंग पे देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और अर्निंग सेम बात हो गई। ठीक है, बट दिस इज़ योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इस पर इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स भी डिडक्ट होना बाकी है। ठीक है, तो बस फिर इस पर इंटरेस्ट माइनस कर दो, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EBT क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब पहले क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया है, अब क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये हमारी फाइनल अर्निंग है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम क्या करते, देखो हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स जो थे या बैंक वगैरह से हमने जो भी लोन दिया था उनको हमें इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट तो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है,
अब इसके बाद हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी एक फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, अब मेरे पास जो आया अमाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमने दे दिया ऊपर ही, तो अब नीचे क्या बचा है कि इसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे उनको डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, EPS भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखो, सेल था, सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जिसको हम EBIT बोलते हैं। EBIT क्या है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी अर्निंग है, बस इसमें इंटरेस्ट भी नहीं कटा है, टैक्स भी नहीं हटाया है, तो पहले इंटरेस्ट हटा दो, इंटरेस्ट हटा देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से टैक्स हटा देंगे तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। इसके बाद हम इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया है, फिर मेरे पास फाइनल प्रॉफिट आ गया विच इज़ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर मैं इस प्रॉफिट को अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, कि आपकी एक शेयर पे क्या अर्निंग हुई है। बस हमें इतनी सी चीज़ याद रखनी है, अगर हमने ये एज इट इज़ क्रैक कर लिया तो मेरे सारे क्वेश्चंस लेवरेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं वापस आती हूँ ऊपर, जो हम टाइप्स ऑफ लेवरेज पढ़ रहे थे वहाँ पे। हाँ, तो हम टाइप्स ऑफ लेवरेज पढ़ रहे थे, कौन कौन सा, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज से। यस, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, इट शोज़ कि सेल्स में थोड़ा सा चेंज होने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT में क्या चेंज होगा। ठीक है, अब आपको, क्योंकि हम पीछे से पढ़ के आए हैं, तो अब आपको सेल्स का भी मतलब पता है और आपको EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी मतलब पता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है कि अगर सेल्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मतलब EBIT में क्या चेंज होगा। ठीक है, सो इफ़ अ कंपनी हैज़ मोर फिक्स्ड कॉस्ट, a small increase in sales will give a big increase in operating profit। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इसकी और अच्छे से क्लैरिटी होगी कि अगर कंपनी में इफ़ अ कंपनी हैज़ मोर फिक्स्ड कॉस्ट, अगर कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, अगर कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, तो अगर सेल्स में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होगा ना, थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होगा तो EBIT बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज आपका बिजनेस का रिस्क बताता है, तो जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा उतना ज़्यादा बिजनेस रिस्क होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं होना चाहिए। हायर ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स हायर बिजनेस रिस्क। ठीक है, बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज आपका फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट बताता है। ठीक, अब इसका फॉर्मूला देखो, 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी पता है और हमें EBIT भी पता है, तो हम ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत इजीली निकाल लेंगे। और दूसरा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हम कब निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपके क्वेश्चन में ना 2 ईयर का डेटा हो। आपके क्वेश्चन में 2019 का डेटा है और 2020 का डेटा है। अब मान लो यहाँ पे सेल्स लिखी है 20 लाख और यहाँ पे सेल्स लिखी है 22 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या दे रहा है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स में कितना चेंज हुआ, 20 लाख से 22 लाख हो गया, तो परसेंटेज चेंज आप निकालोगे पहले और उसके बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास लंबी हो जाएगी तो मैं क्वेश्चन अलग से डाल दूँगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम फाइनेंशियल लेवरेज पे। अच्छा, ये मैं अलग से करके थोड़ी देर स्टॉप कर देती हूँ यहाँ पे, कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर चाहो तो फॉर्मूले का, कि आप साइड में अपने रफ नोट्स बना लो। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल लेवरेज पे। ये क्या कहता है, इट शोज़ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT में चेंज होने से शेयर होल्डर का प्रॉफिट कितना चेंज होगा। मतलब कि EBIT के चेंज होने से आपके EPS
अर्निंग पर शेयर पे, एक शेयर पे कितना पैसा एक शेयर होल्डर कमा रहा है उसको ईपीएस बोलते हैं, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। तो फाइनेंशियल लेवरेज से हम क्या निकालते हैं कि आपके ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऊपर देखो, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि सेल्स में चेंज होने से ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सिंपल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईबीआईटी के चेंज होने से ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेजेस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। और नॉर्मल इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी क्या है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीटी है आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं और क्या बोल रहा है फाइनेंशियल लेवरेज। इफ़ अ कंपनी यूजेस लोन मनी बोरोड मनी, इनका क्या मतलब है, अगर आपने लोन लिया है या बोरोड मनी लिया है तो हमें उस पर एक फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज पे ना हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज में किसकी बात कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट की। अच्छा, सारे ही लेवरेज में मैंने यहाँ पे बताया था, लेवरेज का मतलब ही होता है बोरोड मनी या फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करना टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। बोरोड मनी को या फिर फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करना टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। तो हम ऑपरेटिंग लेवरेज में किसकी बात कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे थे, और फाइनेंशियल लेवरेज में हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप सोचो तो इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो अ फिक्स्ड कॉस्ट टू यू। अगर आपने कहीं से बैंक से लोन लिया है या आपको डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फिक्स्ड कॉस्ट। If a company uses loan money, a small increase in profits before interest can give a big increase in profits for before interest can give a big increase in profits for shareholders। मतलब कि अगर कोई कंपनी बोरोड मनी यूज़ करी है, मतलब उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। देखो ऊपर क्या बोल रहे थे, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे देखो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक समझो। ऊपर क्या बोल रहा था, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है आपकी तो आप सेल्स में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करोगे ना तो ईबीआईटी बहुत तेज़ से बढ़ेगा। ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि अगर कंपनी लोन मनी यूज़ करिए, जाहिर सी बात है लोन मनी यूज़ करिए तो इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आप में अगर छोटा सा भी इंक्रीज़ होता है आपके प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट में, मतलब ईबीआईटी में छोटा सा भी डिफरेंस होता है ना, तो इट विल क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस इन द ईपीएस। ईपीएस बहुत तेज़ से इंक्रीज़ करेगा, मतलब ज़रा सा इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में, बट ईपीएस में बहुत ज़्यादा तेज़ से डिफरेंस आएगा, मतलब इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता था, बिजनेस रिस्क। जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज़्यादा बिजनेस रिस्क, और जितना ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज हमें बिजनेस रिस्क बताता था, फाइनेंशियल लेवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क बताता है। अब लास्ट पे आते हैं हम कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, ये ओवरऑल रिस्क बताता है हमें। इट शोज़ कि सेल्स में चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होगा। अगर सेल्स में चेंज हो रहा है तो ईपीएस में कितना चेंज होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सिंपल, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है। अच्छा, कंबाइंड लेवरेज का एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। मान लो आपका आंसर आया है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लेवरेज 6 आ रहा है और फाइनेंशियल लेवरेज 2 आ रहा है, ठीक है, और आपको कंबाइंड लेवरेज भी निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूले पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे 6 × 2 कर दो और आपका कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा 12, ठीक है। आप चाहो ना तो इसको मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ। ऊपर आइए, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक, इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब देखो, अभी मुझे इसमें चेंज भी करना है। ईबीआईटी कट गया, आपका आंसर क्या, मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ईबीटी इज़ योर अर्निंग बिफोर टैक्स। तो आपका कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी या फिर
परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आप ये डिग्री वाला भी निकालोगे ना, ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज करके, तो आपकी दो चीज़ें कट जाएंगी और आपका फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इतनी बात थी लेवरेज की। तो लेवरेज क्या होता है? जब हम बोरोड मनी या हम फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज लेते हैं टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग लेवरेज में हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज में हम इंटरेस्ट को कवर करते हैं। इंटरेस्ट भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ठीक। ऑपरेटिंग लेवरेज हमें बिजनेस रिस्क बताता है, फाइनेंशियल लेवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क बताता है और कंबाइंड लेवरेज हमें ओवरऑल रिस्क बताता है, ठीक है। फॉर्मूले हमने आज देख लिए हैं, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। थैंक यू।